हेलो। Good evening. Good evening, everyone. I hope the audio is working fine. If someone can confirm that in the comments, please. All right. So now that I am audible and visible, I will start the session. Firstly, thank you to UPSC Time for giving me this opportunity to interact with the aspirants. My name is Vaishna Biswas. I have secured All India rank 367 in UPSC Civil Service Exam 2025. In this session, I will try to share a brief experience of how my journey has been like, how I have planned my preparation for prelims, mains, and interview, and some ancillary facts about the preparation and how to keep oneself physically and mentally happy during the preparation journey. In the end, I will also try to take doubts of the aspirants. So, how did my UPSC journey start? My grandfather, my maternal grandfather, was in the West Bengal civil service, and he wanted my mother to be in the civil service. But she was so passionate about academics that she became a professor of English literature. And although he passed away when I was very young, this aspiration somewhere stayed with me. And later, I joined the Telecom Regulatory Authority of India, where I worked for almost 2 years. So, there again, I came in contact with Indian telecom service officers, and our chairperson was an IAS. So, once again, the dream of civil services became strong inside me. Initially, I had started preparing alongside my work, but I was not very adept at giving time to two things. दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन. मेरे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे एंड दे फर्दर गिव मी एनकरेजमेंट कि आप कोशिश करो, वी थिंक यू हैव द कैपेबिलिटी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. तो इसीलिए मैंने 2023 में रिज़ाइन किया और फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया. ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था. और एक सेकेंड. हाँ, तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था. तो आई विल जस्ट शेयर इन ब्रीफ कि कैसे मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया. सो फर्स्टली एक फाउंडेशन कोर्स मैंने किया 1 साल का. दैट कैन बी फ्रॉम एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन. वो आप खुद चूज़ कर सकते हो. और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम फाउंडेशन कोर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें लगता है कि उससे इनफ कंटेंट नहीं मिल रहा है, उससे PYQs नहीं हो रहे हैं. लेकिन एक फाउंडेशन बनाने के लिए, एक बेसिस बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आप करिए, लेकिन उससे आपके कोर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे सब्जेक्ट्स कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन अपने फाउंडेशन कोर्स में कवर करता है. तो उसको आप क्लासेस रेगुलरली कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी उसके टेस्ट हो रहे हैं वो देने की कोशिश कीजिए. उससे बहुत सॉलिड एक बेसिस आपका बन जाएगा. उसके बाद मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए 2 क्रैश कोर्सेज लिए थे. तो वो भी मेरे फाइनल कंसोलिडेशन और रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने. और एक और चीज़ है कि सिर्फ पढ़ते रहना काफ़ी नहीं है, साथ में आपको उसको टेस्ट के साथ भी इंटीग्रेट करना चाहिए. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, तो मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया था और हर महीने में किसी ना किसी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को मैं रिवाइज करती थी.
जैसे जनवरी में इकोनॉमी और पॉलिटी, फरवरी में मॉडर्न हिस्ट्री, एमैक और साइंस एंड टेक, ऐसे। तो ऐसे मैंने प्लान किया था कि अप्रैल के टाइम में, और जब 1 मंथ लेफ्ट है उसके पहले मेरा सब सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन हो जाए। और मैं सिर्फ रिवाइज ही नहीं करती थी, एवरी ऑल्टरनेट डे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में 25 क्वेश्चंस का टेस्ट देती थी। टेस्ट से हमारा एक्यूरेसी बेटर होता है, एमसीक्यू सॉल्विंग कैपेबिलिटी बेटर होता है, और हमें एक इंसेंटिव भी मिलता है पढ़ने का, क्योंकि टेस्ट स्कोर अच्छा आता है तो मन अच्छा हो जाता है, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो दैट इज डेफिनेटली अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म विच द ह्यूमन माइंड वांट्स। तो ये रेगुलर रिवीजन में भी ये हेल्पफुल होता है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद जब 1 महीना बचा था प्रीलिम्स के लिए, तो आई गेव 3 to 4 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी के लिए 3 डेज, हिस्ट्री के लिए 3 डेज एंड सो ऑन। तो सपोज 8 आवर्स ऑफ द डे आई यूज टू रिवाइज द स्टैटिक पार्ट, क्योंकि स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें लगता है कि करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज़ नॉट द राइट कंसेप्ट। करंट अफेयर्स ज़रूर इंपॉर्टेंट है, उसको अपडेशन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, और इवन प्रीलिम्स के कुछ सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, साइंस, उसमें करंट अफेयर्स करना ही होता है, लेकिन स्टैटिक को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। तो मैं 8 आवर्स रिवाइज करती थी द स्टैटिक पोर्शन, 2 आवर्स करंट अफेयर्स ऐड कर लेती थी और वो साथ में इंटीग्रेट करके रिवाइज करती थी, एंड 2 आवर्स मैं डेडिकेटेडली PYQ सॉल्व करती थी। यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि PYQs मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, लेकिन अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग PYQs, क्योंकि PYQs का रेपिटेशन होता है यूपीएससी में। उससे हमारा एक्चुअल मतलब यूपीएससी का जो लैंग्वेज है, यूपीएससी के जो हाई ईल्ड एरियाज है, PYQ से ही पता चलते हैं। मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि कुछ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स लाइक अरघटा, लाइक आइसोथर्म्स, वो PYQs के रिपीट थे। तो PYQs को मैंने लास्ट तक बहुत डेडिकेटेडली सॉल्व किया था प्रीलिम्स को। और प्रीलिम्स के लिए स्पेशली इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी MCQ को लेके थोड़ा मेरा एक डर रहा है। इन द जॉइंट एग्जाम्स जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस होते हैं उसमें भी आई डिड नॉट परफॉर्म एज पर माई पोटेंशियल। तो प्रीलिम्स के लिए वैसे भी मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया था। नाउ कमिंग टू मेंस, तो आपको सबको पता ही है, सीरियस एस्पिरेंट्स आर अवेयर ऑफ द सिलेबस, दे आर अवेयर ऑफ द PYQs, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अवेयरनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट एनालिसिस। एज आई सेड, द PYQs आर द बेस्ट सोर्स टू टेल अस कि यूपीएससी कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चंस फ्रेम करता है, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एंड सो ऑन। ट्रेंड्स ऑफ इवन मतलब कौन से ईयर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी हमें PYQs से पता चलता है। तो मेंस के लिए भी आई एक्सटेंसिवली यूज्ड PYQs, और ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि ट्राई टू फिनिश एटलीस्ट 75 to 80% ऑफ योर मेंस प्रेपरेशन बिफोर प्रीलिम्स। अब प्रेपरेशन कैसे करना है मेंस के लिए, तो एक तो अकॉर्डिंग टू मी आई हैड फॉलोड द फाउंडेशन कोर्स, एज आई सेड, उससे एक बेसिस बन गया था। उसके बाद फर्दर मैंने जो क्रैश कोर्स लिया था, एडिशनल कंटेंट उससे भी मिल गया था। तो मेरे पास पर्सनली शॉर्ट नोट्स है, जो 1 पेजर नोट्स टॉपर्स बोलते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करके रखो, वो पर्सनली मेरे पास नहीं थे, लेकिन अगर आप टाइम बना के वो प्रिपेयर कर लेते हो, डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज। आई फोकस्ड ऑन रिवाइजिंग फॉर मेंस इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। मैंने टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए थे, लेकिन PYQs मैंने ऑलमोस्ट 10 साल के डेडिकेटेडली सॉल्व किए थे हर सब्जेक्ट के लिए। मैंने उनको लिखा था, इवैल्यूएट करवाया था, और फीडबैक से सीखा भी था। तो अगेन दिस इज समथिंग विच मे और मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन। आई वुड एडवाइस कि आप ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट दो। शायद मैं अगर देती तो आई कुड हैव स्कोर्ड इवन बेटर इन मेंस, पर पर्सनली मैंने एटलीस्ट जितना स्कोर किया है, तो उसको आई थिंक इट्स ड्यू टू माई इम्पोर्टेंस गिवन टू PYQs। क्योंकि लिखने का जो प्रैक्टिस है वो तो दैट इज indispensable for mains, as you can understand. A lot of physical and mental endurance is required for mains. You all know the format of the exam, कितना इंटरवल में वो एग्ज़ाम होता है, कितना मेहनत लगता है बस लिखने के लिए सारे पेपर्स। तो दैट इज़ समथिंग यू डू नीड टू गेट योर सेल्फ अकस्टम टू। अगर कोई पेपर यू वुड वांट टू आस्क मी कि अगर आपने कोई ज़्यादा फोकस किया है कुछ किसी पेपर पे, तो येस आई डिड काइंड ऑफ ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल को मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, बिकॉज फर्स्टली दीज आर
रिलेटिवली लो एफर्ट देके भी आप इसको बहुत हाई यील्डिंग पेपर बना सकते हो. यू आर ओनली स्टडिंग वन सब्जेक्ट इन दीज, not a combination of subjects like the other GS papers. And if you have some amount of creativity and you can bring some unique content, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो ये मोर और लेस दिस वाज माय मेंस प्रिपरेशन. अब इंटरव्यू जो है, मेरे लिए इंटरव्यू एक बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहा है बिकॉज आई स्कोर 210 इन द इंटरव्यू. It played a big role in getting me into the list and also getting me the rank that I did get. तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है, इट्स नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. मैंने ऑनेस्टली बहुत मेहनत किया है इंटरव्यू के लिए. देर आर पीपल हु विल टेल यू कि इफ़ यू गेट लकी यू माइट गेट दिस स्कोर, इफ़ यू डोंट गेट लकी. तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि जेन्युइनली आई वर्कड अ लॉट, वेरी हार्ड फॉर द इंटरव्यू एंड आई वॉज रिवॉर्डेड फॉर इट ऑल्सो, थैंकफुली. इंटरव्यू के लिए मैंने अपना डैफ फिल किया बहुत केयरफुली. फर्स्टली कुछ चीज़ें होते हैं जो आपके लिए फिक्स्ड है, जैसे आपका होम स्टेट या आपका बैकग्राउंड इन लाइक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, योर वर्क एक्सपीरियंस. बट सम थिंग्स यू कैन पिक एंड चूज योर सेल्फ, लाइक योर अचीवमेंट्स, योर हॉबीज़. तो मैंने ऐसे ही चीज़ें पिक किए थे जो जो जेन्युइनली मैं एंगेज थी जिसको लेके. जैसे म्यूज़िक, तो क्लासिकल म्यूज़िक वाज वन थिंग आई मेंशन्ड. एंड Hindustani classical indeed has been something that I have learned for more than 20 years. I mentioned poetry, and again, I have genuinely published a poetry book in a book fair. तो ऐसे चीज़ें लिखिए जो सच में आपके लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैसे आपको प्रिपेयर करने में भी बहुत मज़ा आएगा. आई found a lot of happiness while preparing because knowing more about these things which were already very close to my heart gave me a lot of happiness. लेकिन अगेन इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ नॉट अ केक वॉक. आई नॉट ओनली मेड नोट्स एंड रिसर्च बिकॉज इंटरव्यू का कोई मतलब इंटरव्यू के जो टॉपिक्स हैं उनका कोई बिगिनिंग या एंड नहीं है. इफ़ यू राइट पोएट्री इन योर डैफ तो देर इज़ सो मच दैट कैन बी आस्क्ड अबाउट इट. लेकिन थोड़ा सा आपको खुद को लिमिट भी करना पड़ेगा. ट्रांसक्रिप्ट्स देख के आई गॉट आइडिया अबाउट द डेप्थ टू विच द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. So I thoroughly referred to transcripts. I made my own notes. I used AI a lot, especially in the interview process, and I focused a lot on speaking. Whatever answer मुझे research करके मिला, whatever notes I made, I used to speak them out and record them through WhatsApp messages or whatever. So speaking regularly, that was part of my preparation. Making notes from the newspaper and again speaking them out in my own words. डूइंग पीयर मॉक्स, मतलब सिक्स फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप था जिसमें से 2 सिलेक्शंस हुए हैं, एक मैं और एक वन ऑफ माय अदर फ्रेंड्स ऑल्सो. तो हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे ऑलमोस्ट एवरी डे एंड दैट अगेन actually gave me some questions which were even repeated in the interview. So that was again something that helped me a lot, and I'm grateful to each and every mentor and friend who helped me. So more or less, this was how I would briefly summarize my journey, and there might be some specifics I would like to talk about. So regarding result day, uh, so how did I know that I was selected? So there's one interesting thing that for both prelims and mains, मैं खुद अपना रिजल्ट सर्च करने के पहले ही कुछ दोस्तों ने मुझे अपना नाम सर्च करके फॉरवर्ड कर दिया था. सो दैट वाज ऑन वन हैंड वेरी स्वीट ऑफ देम एंड वेरी ग्रेटफुल, अगेन अ वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर मी कि मेरे दोस्त मेरे लिए इतना केयर करते कि नाम ढूंढ के वो उन्होंने शेयर कर दिया. बट somehow for the final list I wanted to see my own name. I wanted to search it myself and I wanted to be the first one to know कि क्या हुआ है मेरे साथ. तो आई डिड दैट ड्रेडेड थिंग जो सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट होता है हमारे लिए कि कंट्रोल एफ एंड राइट योर नेम एंड लुक फॉर अ मैच. सो आई डिड फाइंड अ मैच एंड माई रिएक्शन इनिशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वॉज मिक्सड. तो ऑन वन हैंड आई वॉज डेफिनेटली वेरी हैप्पी कि मेरा नाम आ गया है होली PDF में. बट ऑन द अदर हैंड द रैंक वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस IAS था. But there is something I would honestly like to share with you, and I really hope कि unlike me who has undergone this change in mentality after selection, you undergo this change in mentality before the exam itself. तो वो यही है कि definitely there are some services which are much more coveted than the others, like maybe
ISI, PSI, IFS. But in that process, we tend to disregard the other services which are also part of the civil services. So if UPSC really was recruiting only for the IAS or IPS, तो बाकी 20 plus services क्यों आते हैं इस umbrella में? Do they not have any utility? That is not at all the case. Every service has its own contribution, it has its own importance, and every service has to work in hand with the others to actually make the quality of governance good. तो मुझे अपने रैंक के अनुसार जो सर्विस मिलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ IRSIT, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स. इनिशियली ऑल्दो वो डिसअपॉइंटमेंट मेरे अंदर था कि IAS नहीं मिलेगा, बट आई वेंट ऑन टू रिसर्च अबाउट IRSIT एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एनी वन माइट से कि आपको फिर अटेम्प्ट करना चाहिए ये वो, तो आई वुड वेरी प्राउडली लाइक टू से कि मुझे ये सर्विस का अपॉर्चुनिटी, स्कोप, ओवरऑल पॉजिटिविटी बहुत अच्छा लगा. I'm very excited to work in the IRSIT, hoping that I get it. I would be very proud to contribute to India's economy and revenue generation in this way. तो ये प्रेजुडिस प्लीज़ अपने मन में मत रखिए कि अगर IAS IPS नहीं मिला तो हम मीनिंगफुल काम नहीं कर पाएंगे. ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू, यू नो, एनीवे नाउ द सिविल सर्विस रूल्स हैव चेंज्ड. तो एक सर्विस मिल जाने के बाद वैसे भी आपको इसके बाद एक ही अटेम्प्ट मिलने वाला है, एटलीस्ट इन द ग्रुप ए सर्विसेज. सो बट आई वुड जस्ट से कि थोड़ा सा खुद का रिसर्च भी करो एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट द अदर सर्विस एज वेल एंड ट्राई टू सर्व देम ऑल्सो टू द बेस्ट ऑफ योर केपेबिलिटी इन केस यू गेट सिलेक्टेड इन देम. तो ये एक चीज़ है जो मेरे साथ और मैंने अंडरगो किया आफ्टर द रिजल्ट्स. आई होप यू अंडरगो दिस बिफोर द रिजल्ट्स इटसेल्फ. Also, whom would I like to give credit for my success? So I have been actually doing like a gratitude series on social media because I feel that एक इंसान खुद अकेले कुछ भी नहीं अचीव कर सकता. There are so many people, so many individuals who contribute to this journey. There are friends, there is family, my parents of course, मतलब rock solid pillars of support they have been in every way, academic, financial, emotional. They have supported me, तो उनका नाम तो सबसे पहले लेना बनता ही है. But even other than that, there have been so many people, all my teachers, every institute where I've taken some or the other help, the house help I've had, the driver uncles who have taken me to various locations. तो हर कोई अपना अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखा है मेरे लाइफ में और उसी के वजह से आई वुड से आई हैव कम दिस फार. सो आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबाउट प्रीलिम्स. नाउ थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में बता देती हूँ कि क्यों मैंने सोशियो ऑप्शनल चूज़ किया. तो फर्स्टली इट इज़ ट्रू दैट इट्स अ वेरी पॉपुलर ऑप्शनल एंड often it's like an obvious choice for an aspirant because naturally the subject is somewhat of a nature जो specialization नहीं मांगता आपसे. You can be from any other graduation and still familiarize yourself with this subject. सोसाइटी हमारे आसपास है तो वैसे भी हम ये सब्जेक्ट को समझ सकते हैं. लेकिन मेरे लिए स्पेशली सोशियोलॉजी वाज अ सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज में भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था. थिंकर्स के आइडियाज़ थोड़ा सा जानना स्टार्ट किया था और मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसमें. सेकेंडली माई मदर इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फ्रॉम सोशियोलॉजी इलेक्टिव भी था उनका. तो आई थॉट कि उनका भी हेल्प मिल जाएगा एंड नेचुरली वो मिला भी था. सो that's why I chose this subject. And ऑप्शनल सिलेबस आपको पता ही होगा जो भी पढ़ रहे होंगे with sociology optional कि paper 1 में we have the western thinkers, the overall global idea of how sociology developed, the theories about religion, social change, education, etc. In paper 2 it's entirely about Indian society and there are in fact a lot of overlaps also. A lot of concepts which we have already studied in paper 1 are extrapolated in paper 2 from the Indian perspective. तो वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज यू कैन लाइक एनी वे फाइंड आउट द सिलेबस योर सेल्फ. माई ऑप्शनल स्ट्रैटेजी वॉज फर्स्ट बिल्डिंग अ फाउंडेशन. तो वो मैंने स्लीपी क्लासेस के लेक्चर्स से किया था ऑन यूट्यूब. दोज आर वेरी गुड फॉर लाइक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. अगर आप बहुत नए हो तो वॉचिंग दैट एंटायर सीरीज विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. उसके बाद मैंने नितिन सांगवान रेफर किया था फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. एंड माई लाइक स्ट्रैटेजी वॉज कि हर चैप्टर और हर टॉपिक को ख़त्म करने के बाद एटलीस्ट वंस द बेसिक नोट्स आर मेड आई विल राइट PYQs.
उससे मुझे पता चल जाता था कि हैव आई प्रिपेयर्ड इनफ कंटेंट और डू आई नीड टू ऐड एनीथिंग। और इसको मैं रेगुलरली इवैल्यूएट करवाती थी। तो फॉर बोथ जीएस एंड ऑप्शनल मैं जो भी आंसर लिखती थी मैं उसको इवैल्यूएट करवाती थी। दैट आई वुड से फ्रॉम कन्वर्ट आई एस यू टू आई यूज टू इवैल्यूएट देम। तो वो मुझे अपने शॉर्ट कमिंग्स या कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वहाँ मुझे मिल जाता था। आई यूज्ड फॉर पी वाई क्यू, मतलब पी वाई क्यू का जो आंसर है उसमें हमें कभी कभी लगता है कि वी नीड मोर कंटेंट, लेक्चर्स से या बुक से इनफ कंटेंट नहीं मिल रहा। तो दैट डज हैपन समटाइम्स एंड फॉर दैट आई हैव यूज्ड पी वाई क्यू सोल्यूशंस लाइक ऑफ क्रॉनिकल आई ए एस। इवन स्लीपी क्लासेस का खुद का एक पी वाई क्यू सोल्यूशन होता है, तो उसको भी मैंने यूज़ किया है। थोड़ा सा ए आई भी यूज़ किया है फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्पेशली क्रिटिकल चैप्टर्स लाइक थिंकर्स, उसमें एग्जाम्पल्स ढूंढने के लिए, या एप्लीकेशन बेस्ड की एप्लीकेशन ऑफ मार्क्स इन प्रेजेंट डे। तो उसके लिए आई फाउंड कि वॉट एवर इट इज़ लाइक यू कैन यूज़ परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स वो दे देता है, स्कॉलर्स का नाम भी मिल जाता है वहाँ से। बट अगेन वन स्मॉल कैवियट आई वुड ऐड कि बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ पर चैप्टर और पर टॉपिक, बिकॉज टाइमली कंप्लीशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ मेरा तो बहुत स्ट्रगल रहा है कि हाउ टू कंप्लीट समथिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो वो आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा एंड इट इज़ लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर इटसेल्फ। Apart from that, the sources I have followed. तो sources मोस्टली इट हैज़ बिन, मतलब कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी न्यू सोर्स नहीं है जो टॉपर्स अभी तक नहीं बोले हैं या समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी वांट टू ऐड। मोस्टली इट्स हैज़ बिन द स्टैंडर्ड बुक्स ओनली, लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, नितिन सिंघानिया फॉर इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर। तो वो बुक लिस्ट आई थिंक वैसे भी आपको किसी भी टॉपर के, जैसे अनुदीप दूरी शेट्टी सर का एक ब्लॉग है, तो उसमें वो बहुत डिटेल में हर सब्जेक्ट का बुक लिस्ट एंड सोर्सेज ही हैज़ मेंशन। तो वो वहीं से आपको वैसे भी मिल जाएगा। एंड एज फॉर ऑप्शनल आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि मैंने क्या किया है। अच्छा, मेंस आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, तो देर इज़ अ वेरी सेट स्ट्रक्चर वी यूजुअली फॉलो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, दैट इज़ नोन टू एवरीवन। और डिफरेंट पेपर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। ये भी आपको बहुत से यूट्यूब वीडियोस हैं, जैसे मैंने पर्सनली देखा था मुदित जैन सर का, हर GS1 GS2 GS3 हर पेपर के लिए उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि कैसे आंसर को आप फ्रेम कर सकते हैं। ही हैज़ गिवन सम वेरी गुड फ्रेमवर्क्स कि इंट्रो में फॉर एग्जांपल फॉर GS1 सोसाइटी यू कैन मेंशन समटाइम्स, अगर सोशियो ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो आप थिंकर्स को मेंशन कर सकते हो, किसी टर्म को डिफाइन कर सकते हो। अगर GS2 में भी थोड़ा सा जियोग्राफिक स्कॉलर्स का नाम यूज़ किया जा सकता है फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स। GS2 में एज यू नो यू कैन यूज़ केस केस मतलब सुप्रीम कोर्ट केस गाइडलाइंस, यू कैन यूज़ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इन केस ऑफ IR क्वेश्चंस। तो हर पेपर का थोड़ा सा अलग मतलब फ्रेमवर्क होता है फॉर द आंसर। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट मल्टी डायमेंशनल आंसर्स डेफिनेटली। तो वो भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला एक कोर्स से, विच इज़ राइट स्मार्ट बाय साथी IAS। दैट इज़ अ PYQ सोल्यूशन काइंड ऑफ कोर्स, जिसमें लाइव आपको PYQs एनालाइज करने को मिलेंगे, उसको सॉल्व करने को मिलेंगे। यू कैन ब्रेनस्टॉर्म एंड यू कैन ऑल्सो अल्टीमेटली लर्न फ्रॉम द फ्रेमवर्क्स दैट सर हिमसेल्फ प्रोवाइड्स। तो उसमें मुझे बहुत सारे अप्रोचेस सीखने को मिले आंसर राइटिंग के, जैसे कंपोनेंट अप्रोच, मतलब अगर कोई सपोज कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस को आप बहुत सारे स्टेजेस या कंपोनेंट्स में ब्रेक करके फिर उसके लिए हर एक पॉइंट के लिए यू कैन एक्सप्लेन। तो ऐसे बहुत फ्रेमवर्क, बहुत सारे अप्रोचेस मुझे मिले, जिसके वजह से आई नेवर रियली फेल्ट ब्लैंक वेन एवर आई सॉ क्वेश्चन। तो इसलिए इस तरीके से मैंने किया। वेदर टू राइट पॉइंट वाइज, तो डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट पॉइंट वाइज। मैंने सिर्फ ऐसे पेपर ऑब्वियसली नो यूज़ ऑफ राइटिंग इन पॉइंट्स, बट बाकी सारे पेपर्स में इंक्लूडिंग ऑप्शनल आई हैव रिटन इन पॉइंट्स। एंड डायग्राम्स आई हैव ट्राइड टू इंटीग्रेट बट नॉट इन अ फोर्सफुल मैनर। मतलब कहीं अगर वो नेचुरली आपको आ रहा है या आप पहले से प्रिपेयर करके रखा है डायग्राम, फिर आप यूज़ करो, बट ज़बरदस्ती मत डालो। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द डायग्राम इज डेसिफरेबल, मतलब एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े समझने के लिए कि क्या है ये डायग्राम, बिकॉज दे विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो मेक इट वेरी ल्यूसिड, वेरी इजीली डिसाइफरेबल,
definitely it does give a different kind of feel and breaks the monotony of your answers. So maybe 30% of your answers, if they have diagrams, very good, but again use them wisely and with discretion. हाँ, पॉजिटिव अप्रोच इन आंसर राइटिंग, तो इसके लिए मोस्टली आई थिंक दिस रिफ्लेक्ट्स इन योर कंक्लूशन. ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट वी आर एबल टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, एंड हर पार्ट को आंसर करना इंपॉर्टेंट है. तो फिर आप लाइक ऑप्टिमिज्म जो है तो उसको आप कंक्लूजन में दिखा सकते हो. मतलब concluding with a recommendation or a way forward or something that the government is already doing to solve a problem. तो इस तरीके से आपका वो पॉजिटिव माइंडसेट शो होता है. और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो उसके लिए सी उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ गुड आंसर. ऑफ कोर्स मुझे पर्सनली ऐसा कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, एटलीस्ट इन माई मेंस, जिसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता. कम पता है, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे, एंड आई थिंक मोस्टली आपको कुछ ना कुछ पता होगा. लाइक इफ़ यू हैव डन योर जीएस स्टडीज़, यू हैव डन योर ऑप्शनल स्टडीज़, कहीं ना कहीं से आप कुछ इंटरकनेक्ट करके लिख सकते हो. तो जैसे चंडेला डायनेस्टी के ऊपर GS1 में क्वेश्चन था, तो दैट वाज नॉट अ वेरी मेजर और वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं था. लेकिन जो अप्रोच होता है, तो जैसे मैंने राइट स्मार्ट के बारे में बोला, तो यू कैन ब्रेक द if you get a question on the contribution of a dynasty on culture, suppose, you can break it into many parts like music, like literature, like sculpture and so on. तो जो भी मुझे याद थे मैंने वो लिख दिए. अगर कहीं याद नहीं भी थे तो सिर्फ मैंने म्यूजिक और दे हैड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऐसे कुछ लिख दिया था, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू राइट देयर. तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इसमें करना पड़ता है, बट अगेन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है भी तो यू कैन बी अश्योर्ड दैट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स वोंट बी नोइंग द आंसर टू दैट क्वेश्चन, और वो भी ऐसे ही लिख रहे होंगे. Another area is whether prelims and mains should be prepared together or separately. तो जब आप फाउंडेशन कर रहे हो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आई थिंक यू नीड नॉट हैव अ सेग्रीगेटेड अप्रोच. आप बस सब्जेक्ट को समझने पे फोकस कीजिए. अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो वो वैसे ही क्वेश्चंस विल बी इंटीग्रेटेड विद द लेक्चर्स, तो उसमें आपको थोड़े से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बाद में ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू द पीरियड लाइक इमीडिएटली बिफोर प्रीलिम्स और मेंस, तो तब तो सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा. जैसे मैंने जनवरी से मई तक मैंने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स को दिया था. फिर ऑफ कोर्स लाइक मई एंड टू अगस्त एंड मेंस के लिए होता है, तो एट दैट टाइम इट नेचुरली गेट्स सेग्रीगेटेड. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs, तो वो मैं नहीं बोल रही. फिर क्वेश्चंस रिपीट, थीम रिपीट ज़रूर होता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में होता है. एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी रिपीट हो तो कुछ ना कुछ थीमेटिक रेपिटेशन डेफिनेटली होता है. कुछ कुछ है एरियाज जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ इन GS3. तो every alternate year I think question comes from that, and if you have prepared that static topic thoroughly, so by adding from that year's economic survey or whatever current affairs you get, you can write good answers. So definitely trend analyze कीजिए, PYQs को thoroughly देखिए. All right, so now interview. तो interview के बारे में थोड़ा सा if I want to share about the board, then I was I was given Raj Shukla sir's panel, and briefly if I talk about my interview experience, तो initially I got very unconventional type of questions. राज शुक्ला सर ने जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे, मोस्टली दे वर अबाउट पॉलिटिक्स एंड सर्टन सेंसिटिव टॉपिक्स, जिसका आंसर बहुत मच्योर और न्यूट्रल वे में देना है. I was asked about the political landscape of India, the declining quality of debates in the parliament, what I feel about double engine and so on. तो they were very थोड़े से अनकन्वेंशनल, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में कहीं पॉल साइंस ये सब नहीं है. पर फिर भी आई फेल्ट कि दिस जस्ट टीचेस यू कि इंटरव्यू में यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंड एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन जो UPSC प्रेपरेशन डेफिनेटली हमें बनाता है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो ऐसे भी. बाकी जो मेंबर्स थे तो वो ज़्यादातर मेरे डैफ से ही पूछे. जैसे मैं एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हूँ कॉल्ड जेंडर कम्युनिटी वॉक्स. तो like we walk in different areas of the city to understand how comfortable it is for people of different genders.
तो उसके बारे में आई वॉज आस्क्ड. देन आई पब्लिश्ड अ पोएट्री बुक कॉल्ड अनहर्ड मेलोडीज इन बुक फेयर. उसके बारे में आई वॉज आस्क्ड कि वाई आई नेम्ड माई बुक दैट वे, how I feel about poets like Rabindranath Tagore, other Bengali poets, other regional poets. फिर फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी, तो सोसाइटी मतलब आर पीपल बिकमिंग मोर इंटॉलरेंट, आर ओपिनियंस गेटिंग पोलराइज्ड, वैसे क्वेश्चंस, बंगाल रिलेटेड क्वेश्चंस, फेडरलिज्म. तो many questions were there which were linked to my DAF in some or the other manner. The overall approach of the board was warm. मतलब राज शुक्ला सर खुद थोड़ा सा मतलब he was not strict or not harsh. He was like more of a poker face kind of expression, जिससे मैं समझ नहीं पाई कि उनको आंसर्स कैसे लगे. बाकी मेंबर्स मोस्टली दे वाज टॉकिंग टू मी विद अ स्माइल इटसेल्फ. कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि आई शुड गिव बेटर आंसर्स, आई शुड हैव गिवन बेटर पॉइंट्स, बट अल्टीमेटली आई गॉट क्वाइट अ गुड स्कोर. तो थिंग्स वर्कड आउट फॉर द पॉजिटिव. ड्रेस कोड फॉर इंटरव्यू इज मोर और लेस फिक्स्ड. मतलब आपको पता ही होगा अब तक कि मेल कैंडिडेट्स मोस्टली वेयर अ सूट एंड टाई एंड फीमेल्स वेयर साड़ी. तो हाँ, ये साड़ी चूज करने में मैंने बहुत आई गेव अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट एज वेल, बिकॉज कभी कभी हमारे अटायर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो बीइंग फ्रॉम बंगाल आई एक्चुअली चोज अ बिष्णुपुर सिल्क साड़ी of almost this color which I'm wearing now, and it had the Bakuda horse which is a GI tagged product printed on the borders. तो थोड़ा मैं चाहती थी कि उससे कुछ क्वेश्चंस आए so that I could prepare them beforehand and answer, but somehow नहीं आए. but it's fine. मतलब लेकिन वो हो सकता है, मतलब मेरे लिए नहीं हुआ बट किसी के लिए हो ही सकता है कि even your dress, even your attire becomes a source of questions. तो ये है. डैफ कैसे बनाना है वो मोस्टली मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. सो हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी फॉर इंटरव्यू. तो एक है जो आपका इनेट पर्सनालिटी है, आई थिंक वो चेंज करना मुश्किल भी है और इम्पॉर्टेंट, मतलब नेसेसरी भी नहीं है कि आप कैसे हो एज एन इंडिविजुअल. whether you are empathetic, whether you are humble, whether you are tolerant of other opinions, वो आपके अंदर वैसे भी है. किसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, दैट इज मे बी योर आर्टिकुलेशन, योर ओरेशन, कैसे आप बात करते हो, वेदर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ फ्लुएंट मैनर, आपका कमांड ओवर लैंग्वेज, डेफिनेटली दैट इज समथिंग यू कैन वर्क ऑन. तो वो आई वुड से कि एट दिस स्टेज एटलीस्ट बहुत ज़्यादा वरी मत कीजिए उस बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस क्लियर करने के बाद यू डू गेट द अपॉर्चुनिटी. मतलब अगर मेंस के बाद आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो वैसे भी आपको 2-2.5 महीने तो मिलेंगे ही इंटरव्यू प्रेप करने के लिए. बाकी ऑफ कोर्स यू कैन एटलीस्ट मे बी करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा खुद के वर्ड्स में उसको बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन other than that it's possible to do that, I mean, after qualifying mains as well. um, so I've already mentioned sources etc. अच्छा, अगर मैं यूपीएससी एग्जाम फिर से देती हूँ तो मैं क्या, मतलब क्या करूँगी या क्या मिस्टेक्स मैं अवॉइड करूँगी. सो आई थिंक वन मिस्टेक आई मेड इज नॉट फोकसिंग इक्वली ऑन डिफरेंट पेपर्स. जैसे एज आई सेड, मैंने ऐसे एथिक्स को बहुत टाइम दिया, मुझे लगता है कि मैंने जीएस को उतना नहीं दिया. सो दैट आई वुड मेक श्योर कि हर सब्जेक्ट को मोर और लेस इक्वल टाइम मिले, कोई भी सब्जेक्ट नेग्लेक्ट ना हो जाए. पेपर वन ऑफ ऑप्शनल फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई गेव disproportionately more time to, and that reflects in the score as well which I got. पेपर टू में थोड़ा सा मतलब उतना एफर्ट मैंने नहीं किया, उतना कंटेंट मैंने गैदर नहीं किया. तो अगर एट ऑल मैं देती हूँ फिर से अटेम्प्ट तो आई वुड मेक श्योर टू एटलीस्ट वर्क ऑन दोज एरियाज जहाँ क्लियरली फ्रॉम माई स्कोर आई सी दैट आई एम लैगिंग बिहाइंड. Apart from that, I would also give more FLTs, especially for mains, क्योंकि although I finished all my papers, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं था, बट whenever मतलब कभी कभी ये होता था कि मेरा टाइम मिस कैलकुलेट हो जाता था कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, जिसके वजह से आई फिनिश्ड अर्ली इन सम पेपर्स जो ज़रूरी नहीं था. आई कुड हैव गिवन मोर टाइम एंड रिटन इन अ बेटर मैनर. कहीं पे मुझे बहुत रश करना पड़ा. तो FLTs आर इम्पॉर्टेंट. मैंने खुद ज़्यादा नहीं लिखा, ये does not excuse the fact that they are very important. Apart from that, why I selected UPSC, I think again I have mentioned कि कहाँ से मेरा वो ambition आया. Which websites are useful? तो websites एक
वेबसाइट था, और आई वुड से टू वेबसाइट्स वर देयर जिसमें मैं PYQ सॉल्यूशंस देखती थी कभी कभी. वन वाज ऑफ PW ओनली IS, अनदर वाज ऑफ एडुकेमी. तो उनका सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है. अगर कहीं आपको नहीं मिल रहा फ्रॉम योर बेसिक कंटेंट और फ्रॉम सम सोर्स यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग, तो आप यहाँ वो PYQ टाइप करके सर्च करके उसका आंसर देख सकते हो. देर आर सम वेबसाइट्स लाइक PIB एंड अदर्स, लेकिन वो मैं आई डिड नॉट फॉलो देम रेगुलरली. मतलब कभी कभी आ जाता था, कभी मैं देख लेती थी. फॉर इंटरव्यू समटाइम्स आई फॉलोड द PYB पेज, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू माई बैकग्राउंड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई न्यूज़ है, कुछ है. बट अदर दैन दैट आई डेंट यूज एनी वेबसाइट एज सच, मतलब थ्रू आउट और एज अ मैंडेटरी और नेसेसरी सोर्स. तो ओके, दैट इज देयर. एंड हाउ टू एनालाइज टॉपर कॉपीज. टॉपर कॉपीज डेफिनेटली स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या चाहिए एक अच्छे आंसर के लिए. सी, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी और लाइक जीनियस इन दोज 7-8 minutes. तो टॉपर कॉपी से पहले तो आप वो खुद को वो एश्योरेंस दे सकते हो कि सी, दीज आर डिसेंट आंसर्स बट दे आर नॉट एनीथिंग एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डनरी और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो एक ये है. सेकंड ये है कि हाउ टू इम्प्रूव यूजिंग टॉपर कॉपीज. उसमें आई वुड से कि एनी सब्जेक्ट स्पेशली वेयर यू आर स्ट्रगलिंग और आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आंसर्स अच्छे नहीं हो रहे, तो उसमें यू कैन टेक एनी टॉपर कॉपी, यू कैन राइट दोज क्वेश्चंस जो उन्होंने लिखा है विदाउट सीइंग द आंसर एंड देन कंपेयर कि क्या उन्होंने क्या लिखा है. तो उससे मैंने हमेशा बेनिफिट किया है. आई हैव लाइक gotten good points, I have gotten better approaches, certain diagrams, certain maps. Especially Shruti Sharma ma'am for GS, उनका कॉपी मैं बहुत रेफर करती थी. For even essay I used to refer to her copies, her answer sheets. Even for optional again, they help a lot. मतलब just compressing content into 2 to 3 pages, ये खुद एक बहुत क्रिटिकल चीज होती है. हम कंटेंट गैदर भी कर लेते हैं तो वी डोंट नो how to make that concise and fit that into that space and time. Okay, regarding note making, so making your own notes or reading others notes. तो see, here there are two things. One is कि अपने notes अगर बनाओगे, definitely it is helpful in retaining, it is you're actively making them. तो आपका खुद का जो effort है, खुद का जो एक level of retention already हो रहा है जब आप बना रहे हो. तो ब्लाइंडली रिलाइंग ऑन एनी अदर्स नोट्स, स्पेशली कोई टॉपर के रेडीमेड नोट्स मिल गए, उसको आप सोच रहे हो कि यू विल टोटली इंटरनलाइज दैट, वो आई वुड नॉट पर्सनली रिकमेंड दैट. एक कोई भी अगर नोट्स बना रहा है वो अपने थॉट प्रोसेस से बना रहा है, उसको बहुत चीज़ें अपने दिमाग में चल रहे हैं जो आपको ऑन पेपर नहीं समझ आएंगे. तो रीडिंग अदर्स नोट्स, एटलीस्ट फुल नोट्स, मतलब फुल रेडीमेड नोट्स, तो दैट इज़ नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड. I used to make my own notes mostly, but for prelims at least मैं ये बोलूँगी कि हर सब्जेक्ट को अगर कोई सोर्स से पढ़ रहे हो, it is possible also to revise from that source by highlighting and adding in the margins or something. तो हर सब्जेक्ट के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाना आई थिंक feasible भी नहीं है और मतलब हो भी नहीं पाता है. तो that is okay if you rely on printouts and you are annotating it. मेंस के लिए थोड़ा सा आई थिंक हैंड रिटन इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक ऑप्शनल, वहाँ एक सोर्स में बिल्कुल सब कुछ साथ में मिलना डिफ़िकल्ट है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. एंड आई वुड अगेन एडवाइस यू कि इन्वेस्ट दिस टाइम बिफोर प्रीलिम्स. मतलब बाय दिसंबर आप कोशिश करो कि आपके नोट्स एटलीस्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट अगर आपने रिटेन नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है, तो भी एटलीस्ट उसका कंटेंट अगर आप रेडी रखो, आई मीन इफ़ यू हैव the notes of that subject ready, so that's going to help a lot. When should the preparation be started, मतलब UPSC preparation कब start करना है? तो see, that is again something which is very subjective. मतलब आपको किस stage of life में पता चलेगा कि आपको वो करना है. Some people know that from their school and college days. Some people know that after they start working and they gain certain experiences. तो ये बहुत difficult है बोलना, but yes, if you are someone who is young and you do know that this is something you want, definitely it is better to get started early. कॉलेज के फाइनल ईयर से अगर आप शुरू कर दो, you can definitely have an advantage in terms of
age and seniority later. How and when I started, I've already shared that. एंड ओके सो हाँ, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब ये बहुत एक ओवरवेलमिंग चीज़ भी हो जाती है मेरे लिए पर्सनली। मतलब करंट अफेयर्स इनिशियली वाज समथिंग विच आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट। मतलब एवरी डे सम न्यूज़ इज कमिंग, इन एक दिन का भी अगर न्यूज़पेपर मिस हो गया तो लाइक इट्स समथिंग दैट यू नो एक्यूमुलेट ओवर टाइम, वो बैकलॉग हो जाता है। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रेगुलर। मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ती थी रोज़, बट मैं उससे नोट्स नहीं बनाती थी या बहुत डिटेल में, दैट वाज नॉट समथिंग आई फॉलोड। आई जस्ट रेड इट फॉर keeping myself up to date with what is happening, to get certain examples and to just know कि अगर कुछ major हो रहा है तो I am not missing that. And also to take or to learn from the vocabulary especially of the editorials, वो बहुत अच्छे से लिखे होते हैं। Arguments they put forward, solutions they propose are definitely you can learn from. But again, रोज नोट्स बनाना is I think थोड़ा सा difficult and like difficult to revise that also अगर आप कर भी लेते हो तो साथ में। सो आई डिड रीड न्यूज़पेपर एंड आई वॉच्ड, हाँ एक चीज़ मैं करती थी वो था कि आई यूज टू वॉच अ न्यूज़ एनालिसिस वीडियो। तो वो एक था, यू कैन फॉलो एनी चैनल, आई फॉलो डान अकेडमी, उनका हिंदू न्यूज़ एनालिसिस आता था, तो आई यूज टू वॉच दैट बिकॉज दे नॉट ओनली एक्सप्लेन्ड वॉट इज़ देयर इन दैट एडिटोरियल बट ऑल्सो द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। मतलब अगर इसराइल पैलेस्टाइन का कुछ अपडेट आता है कि ये हुआ है, तो दे विल नॉट ओनली कवर कि क्या अभी हुआ है, बट दे विल ऑल्सो कवर द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम इन पर्टिकुलर, किस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आइडिया वहाँ से मिल जाता है। एंड इनफैक्ट फॉर आंसर राइटिंग ऑल्सो, आई थिंक एवरी चैनल विच डज दिस काइंड ऑफ न्यूज़ एनालिसिस वो 2 or 3 क्वेश्चंस देते हैं एवरी डे कि ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हो आफ्टर रीडिंग दिस एडिटोरियल और दिस न्यूज़। तो वो भी मैं इनिशियली करती थी एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन डेवलपिंग माय आंसर राइटिंग स्टाइल। तो जब आपका जीएस या ऑप्शनल अभी भी बहुत बाकी है या आपने बस स्टार्ट किया है बट स्टिल यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, तो ये आप करंट अफेयर्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। Finally, how I consolidated is like before prelims. Firstly, I had followed a revision program, prelims revision program of Sarthi IAS. तो उसमें वैसे इको, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इन सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स क्लासेस में ही कवर्ड था। बाकी जो सब्जेक्ट्स थे लाइक पॉलिटी, लाइक इकोनॉमी, सॉरी पॉलिटी हिस्ट्री, उसके भी कुछ कुछ अपडेट्स आते हैं। तो वो अगेन देयर वाज अ मैगजीन, मैंने खुद मुदित सर का मैगजीन फॉलो किया था, मुदित जैन सर। तो उसमें इट आई लाइक द इंटरफेस एंड सम सर पॉइंटेड आउट सम सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, मतलब जो उसके अंदर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको गौर से फॉलो किया था। फॉर मेंस जो करंट अफेयर्स है वो अगेन यूज दैट एज वैल्यू एडिशन, क्योंकि स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डेफिनेटली करंट अफेयर्स, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कैन बी यूज अक्रॉस पेपर्स। और कुछ सब्जेक्ट के लिए मेंस 365 भी आप यूज कर सकते हो, या अगर टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो उसके आंसर में भी, मॉडल आंसर्स में भी करंट अफेयर्स अपडेट्स मिल जाते हैं। तो देर इज नो सिंगल वन स्टॉप सोर्स, बट you do get the required content and the value addition from these sources, if you pick and choose in an intelligent manner. कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है और टेस्ट सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है? तो सी, कोचिंग इज समथिंग विच आई पर्सनली डिड बेनिफिट फ्रॉम वो, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि कब कोचिंग लेना है, बिकॉज आई वुड से कि डे वन से, मतलब आप जब यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो डे वन से डाइविंग इनटू कोचिंग इज नॉट समथिंग आई वुड पर्सनली लाइक recommend, because I think you need to spend some time with yourself to understand the nature of the exam, कि कितना कैसा सिलेबस है, what are the papers, हर पेपर में क्या सब्जेक्ट है, कैसे पीवाईक्यूज आते हैं, तो वो, एंड इवन building a basis by reading NCRTs. So I think maybe 1 to 2 months should be spent understanding the exam oneself. उसके बाद ही आप किसी कोचिंग को अगर ज्वाइन करना चाहो, मैंने किया था, आई कैन ओपनली एडमिट दैट। तो डेफिनेटली कोचिंग में हेल्प होता है, आपको रेडीमेड कुछ कंटेंट मिलता है, बेसिक्स आपको खुद को सीखने को मिलते हैं, वेदर दैट इज थ्रू अ पेड कोर्स और इवन अ फ्री कोर्स, देयर आर सो मेनी फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब नाउ।
दैट इज़ टोटली योर कॉल कि क्या आपका सिचुएशन है, वेदर यू वांट टू गो फॉर इट। आई वुड गिव वन सजेशन कि जब आप कोई कोचिंग लेने का डिसीजन लेते हो तो चूज दैट वेरी केयरफुली, बट उसके बाद वंस यू ट्रस्ट दैट सोर्स, यू ट्रस्ट दैट टीचर, प्लीज डू नॉट लीव देम हाफ वे। उसको आप फॉलो कीजिए, उसके कंटेंट को आप रिमेंबर कीजिए, रिवाइज कीजिए, इट विल हेल्प इन द एंड। You might need implementation in addition, but it does help if you stick to one source or one teacher and follow them thoroughly. तो ये thing is there. Test series, I've already kind of mentioned that test series prelims के लिए मैंने for example मैंने बहुत ज़्यादा full length टेस्ट नहीं दिए थे, but I gave many sectionals as I mentioned जो 25 questions के थे। तो वो मैंने January to April every week 3 such tests I gave, and apart from that FLTs मैंने 6 ही दिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे। 3 of them were offline, 3 of them were online. Also I was getting more or less good scores in them, like 90 to 100 or more than that, तो मैंने ज़्यादा लिया भी नहीं। Maybe if I had gotten lesser scores I would have tried to give more tests to improve my score. But again, PYQs are, I think, more important. मतलब test definitely दो to understand how many rounds to solve the paper in, um, how to decide what to leave, and how to better understand how to eliminate, मतलब elimination strategy को better करने के लिए वगैरह। तो ये बात है। मेंस के लिए आई वुड से इट्स माय शॉर्ट कमिंग कि मैंने ज़्यादा नहीं लिखे FLTs। अगर फिर एट ऑल, इफ एट ऑल एवर आई वर टू गिव अगेन, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट, क्योंकि एंड ऑल्सो डू दैट इन द टाइम जब मेंस का एग्जाम होता है। लाइक आई माई सेल्फ फॉरगेटिंग, आई थिंक इट्स 9:30 to 12:30 एंड 2:30 to 5:30, तो उसी टाइम में भी आप देना प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट योर बॉडी गेट्स adjusted to that, so that you know कि इस टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, और मतलब यू गेट अकस्टम टू द होल थिंग। ये दिस थिंग इज देयर, एंड okay, how I kept myself motivated, this is something that is asked a lot, and this is said and it's true also कि motivation थोड़ा सा temporary चीज़ है, discipline is what works in the long term. तो लेकिन खुद के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, बिकॉज दिस इज अ जर्नी ऑफ एटलीस्ट 2 to 2.5 years, प्रोवाइडेड, मतलब ये मैं कम करके बोल रही हूँ कि इट्स एटलीस्ट 2 years। तो उसके थ्रू आउट दैट प्रोसेस यू आर ओनली गोइंग टू गेट योर फाइनल रिवॉर्ड व्हेन यू सी योर नेम इन द लिस्ट, बट मतलब आपको थ्रू आउट भी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स तो चाहिए अपने लिए, राइट? अदरवाइज हाउ डू यू कीप गोइंग? तो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, अगर if in any week I fulfilled my targets, I studied at least 56 hours, तो मैं definitely Sunday evening off लेती थी। After 6 p.m. I used to go out with my friends or my parents or my siblings to watch a movie or to just go out somewhere, क्योंकि पूरा हफ्ता हम घर में ही बिताते हैं। That you can do, and थोड़ा सा time you can give to your hobbies also। मतलब अगर कोई कोई टारगेट कंप्लीट कर लिया, या कोई चैप्टर जो काफ़ी डिफिकल्ट है उसको कंप्लीट कर लिया, तो यू कैन ट्रीट योर सेल्फ अ लिटिल बिट, बाय वॉचिंग अ मूवी इफ़ यू लाइक वॉचिंग मूवीज, बाय मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग इफ़ यू लाइक सिंगिंग। तो वो चीज़ें आई थिंक हमें रिफ्रेश रखते हैं, रेजुविनेटेड रखते हैं, एंड दे हेल्प अस कीप गोइंग। Another thing to stay consistent, which I did, was to use an app called YPT. It's a timer kind of an app. तो वहाँ आपको, it's a free app also. तो you can create different subjects as headings. You can measure कि how many hours you gave to each subject. तो उससे actually पता चलता है कितना पढ़ाई हो रहा है. Because we do sit with our books maybe for many hours, but क्या हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं? वी कैन गेट अप इन बिटवीन, मे बी वी कैन स्टार्ट चेकिंग आवर फोन इन बिटवीन, लेकिन कितना हम सच में पढ़ रहे हैं, वो इस ऐप ने मुझे बहुत हेल्प किया समझने में। एंड आई ऑल्सो हैड अ काइंड ऑफ पीयर ग्रुप विथ माई फ्रेंड्स, जहाँ हम अपने डेली टारगेट्स शेयर करते थे। दैट वाज समथिंग दैट स्टार्टेड बिफोर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ द स्टेप इनिशिएटिव ऑल्सो ऑफ सारथी। तो वहाँ हम अपने टारगेट्स पोस्ट करते थे ग्रुप में कि कितना कंप्लीट हुआ। I continued that, even after prelims, I continued that till the interview. मेरे दोस्त कुछ बन गए जो मुझे बहुत मतलब उत्साह देते थे कि यू आर डूइंग सो वेल एंड ऑल। तो बहुत पॉजिटिविटी मिलता था मुझे, एंड आई ऑल्सो गॉट द इनर स्ट्रेंथ टू स्टे कंसिस्टेंट। तो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी ये था। टाइम टेबल मैंने कैसे बनाया? टाइम टेबल
again it depends on your personal comfort whether you are a morning person, night person. But again I would say कि at least before the exam, क्योंकि exam, all phases of the exam, be it prelims or mains, at least these two start from the morning itself. So at least, few months before the exam, you should tailor yourself to that routine, waking up early, waking up in the time that the exam is conducted. Uske pehle I was kind of a night person, so I did not wake up before 8:39, and I divided my day into certain blocks. Jaise 9 to 1 was the first block, where I studied. 1 to 2 I took a break for lunch and other activities. 2 to 5 again I studied. 5 to 5:30 I took break. 5:30 to 8:30 I studied. Then I had dinner and again took a break of about 1 hour. 9:30 to 1 I again studied. तो ऐसे मैंने अपने दिन को स्लॉट्स में ब्रेक करके अपना रूटीन बनाया था. मीडियम चूज करना, सो इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड. मैंने खुद, क्योंकि मेरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में था, तो मैंने इंग्लिश ही चूज़ किया था फॉर प्रीलिम्स, आई मीन ऑल दी स्टेजेस ऑफ द एग्जाम एक्चुअली. तो दैट इज समथिंग, ऑफ कोर्स यू विल नो योर विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन. हाउ टू यूज सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया मैंने ज़्यादातर थोड़ा सा दूर ही रही थी मैं सोशल मीडिया से. इंस्टाग्राम, यू फेसबुक, इवन यूट्यूब मेरे फ़ोन पे मतलब एज एन ऐप नहीं था, बिकॉज एज एन ऐप व्हेन आई केप्ट इट आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग हो रही है, शॉर्ट्स हो रहा है. तो दैट ऑल्सो आई केप्ट इन क्रोम, ताकि कोई स्टडी वीडियो अगर देखना हो तो मैं वहाँ से देखूँ. तो सोशल मीडिया, टेलीग्राम इज़ वन सोशल मीडिया विच आई वुड से कि पढ़ाई के लिए मैं अच्छे से यूज़ कर पाई, बिकॉज द ग्रुप्स वी हैड एंड द टारगेट शेयरिंग एंड ऑल, तो वो वहीं पे होता था. तो टेलीग्राम इज समथिंग यू कैन यूज पॉजिटिवली, बट अगेन थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट, देर इज एन ओवरलोड ऑफ कंटेंट, देर आर सो मेनी ग्रुप्स, बहुत कुछ है. सब हमारे लिए नेसेसरीली हेल्पफुल नहीं है. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट सोशल मीडिया थोड़ा सा प्रिपरेशन के टाइम पे इट कैन हैव मोर हार्म्स देन benefits, especially when we start comparing ourselves to others and feeling inferior, so to say. तो ये है. लास्ट आई थिंक आई जस्ट एड्रेस कि अगर मेरा कोई प्लान बी था एंड किसी को कब सोचना चाहिए प्लान बी के बारे में. तो पर्सनली स्पीकिंग मेरा नहीं था प्लान बी. मैंने TRAI का, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका जॉब मैंने क्विट किया था. आई वॉज फुल्ली इन टू UPSC ओनली. मैंने कोई स्टेट एग्ज़ाम, WBCS या मतलब जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस है या RBI, कुछ भी मैंने नहीं दिया. थोड़ा सा रिस्की था, बट मे बी दैट्स जस्ट द वे आई पर्सनली वर्क. मेरे लिए एक चीज़ पे एट अ टाइम फोकस करना हमेशा बेटर रहता है. दैट इज़ समथिंग आई फाइंड दैट आई कैन डू बेटर. तो इसलिए मैंने नहीं किया था. बट आई वुड से ऑनेस्टली कि इस बार इट वॉज ऑल्दो माई सेकेंड अटेम्प्ट, बट बिकॉज आई एम ऑन द स्लाइटली हायर साइड इन टर्म्स ऑफ एज, एंड it's always it's always an insecure feeling, when you do not make it. So even after reaching the interview stage, if I found that I did not make it, I would have tried to find a backup, maybe through the Pratibha Setu, maybe in some institution where I could teach in some role. So see, those who are maybe on the higher side of 25, who have given more than two attempts and at least written two mains, तो backup or plan B देखना is a good option, because at some point of time in our lives, we do need financial independence, and a job itself gives a dignity which helps us to keep going and stay happy, physically, mentally happy. तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड आई वुड एडवाइस कि अगर ऐसे सिचुएशन में आप हो तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ प्लान बी. लेकिन मैंने खुद नहीं रखा था. तो yes, that was all I had to share. As of now, I cannot see any comments or any questions, so I think I will wrap up the session here. Just to add one important thing, कि अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स पूछने हैं स्पेसिफिकली, तो आई डू हैव अ टेलीग्राम चैनल. इट्स like t.me/Vaishna Biswas in small letters, capital AIR 367. तो अगर किसी को कॉमन कुछ डाउट्स पूछने हैं तो वो आप वहाँ आके पूछ सकते हो. And I will definitely try to respond. Even if there is a delay in my response, I will try to answer each and every one of your questions. All the very best, and I really hope I see
many of the future generation of aspirants doing well and getting selected. So my best wishes, stay happy, stay healthy. Take this journey as a, as a happy, rewarding kind of journey because it teaches you so much. It's easy to say, of course, कि qualify नहीं भी हुए तो you at least come out as a better individual who is more well rounded, who has, holistic knowledge. तो आई वुड स्टिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस जर्नी से, इस प्रिपरेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड मोर मोर होल इंडिविजुअल बनने को मिला है, आई वुड से. तो वो एंजॉय कीजिए, दैट इज समथिंग दैट विल रिमेन विथ यू नो मैटर वॉट. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू दोज हु हैव स्टेड विथ मी टिल दिस पॉइंट. गुड नाइट एंड अगेन ऑल द बेस्ट.